हेलो स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए बहुत से महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है भूगोल। ठीक है, प्रायः भूगोल को कई अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व भूगोल, भारत के भूगोल और विभिन्न राज्यों के जो अपने अपने राज्य के भूगोल होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। देखिए, भारत के भूगोल में बहुत से टॉपिक्स होते हैं। प्रायः सभी किताबों में, एनसीईआरटी में भी प्रायः सबसे पहला टॉपिक जो होता है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद फिर आगे धरातलीय संरचना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे उच्चावच जो रिलीफ फीचर होता है, जलवायु क्लाइमेट, खास करके उसमें मानसून के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। उसके बाद फिर आगे सॉइल्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन यानी मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन। ठीक है, मिनरल्स खनिज, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और उसके अलावा सेंसस होता है जनगणना। ठीक है, विभिन्न वर्षों का जनगणना, और रीजनल स्टडीज़ यानी प्रादेशिक अध्ययन जो होता है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, और प्रायः डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, आपदा प्रबंधन यानी भारत में आने वाली विभिन्न आपदाएं। ठीक है, ये सब भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो इंडिया साइज एंड लोकेशन, एकदम से हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हम भूगोल को डायरेक्ट स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, भूगोल का हम जो इससे पहले पूर्व ज्ञान जो रखे हैं उसी को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भारत के जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में पहले संक्षेप में अध्ययन करेंगे, ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संक्षेप में अध्ययन करेंगे हम भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इनमें सबसे पहला हम लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी ऑब्वियसली उत्तर भारत से प्रारंभ करेंगे, इस तरह से उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इस तरह से क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं लद्दाख। देखिए, लद्दाख उत्तर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। 31 अक्टूबर सन 2019 के पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक राज्य था, लेकिन पिछले साल क्या हुआ आप लोगों को पता है, धारा 370 में संशोधन किया गया। ठीक है, और इसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 था, अब वो बढ़ करके कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहला लद्दाख का एरिया, क्षेत्रफल 86,904 वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है। भारत के कई राज्य लद्दाख के तुलना में छोटे हैं, जबकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बावजूद भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो लद्दाख की तुलना में काफ़ी छोटे हैं। 86,904 86,904 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है लद्दाख। जनसंख्या यहाँ बहुत कम है, 2,90,492 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, लद्दाख में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, मात्र 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, आप इसमें 2,90,492 में से इसमें 86,904 को भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। तो लगभग 3 जनसंख्या घनत्व है, जो भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व लद्दाख का है। इसके पीछे कारण यह है कि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय और हिमालय का जो उत्तरी विस्तार है ट्रांस हिमालय, इसी का विस्तार है लद्दाख में, और साथ ही साथ इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। साल भर कड़ाके की ठंड पड़ती है, फ्रिजिड है, अधिकांश एरिया जमा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कृषि इत्यादि का उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, औद्योगिक विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो जीविकोपार्जन के साधन जो है लद्दाख में उतना अधिक नहीं है, विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जीविकोपार्जन का, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, लद्दाख के संबंध में कुछ और तथ्य देखेंगे। लद्दाख की स्थापना कब हुआ है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया है। लद्दाख में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रयोग किया जाता है? उर्दू, हिंदी, बाल्टी, लद्दाखी। ठीक है, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उर्दू, हिंदी, बाल्टी, लद्दाखी। अन्य और कई भी भाषाएँ हैं, ये मुख्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लद्दाख के कुछ प्रमुख रीजन जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लद्दाख का ये जो उत्तर पूर्व का ये भाग देख रहे हैं, इसे अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, अक्साई चीन, इस पर
चीन का अवैध कब्जा है, चाइना का अवैध कब्जा है, ठीक है। और उसी प्रकार से लद्दाख का जो ये उत्तर पश्चिम का भाग है, जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो इस तरह से अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो है, इस पर क्रमशः चीन एवं पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जबकि ये भारत के अभिन्न हिस्से हैं, ठीक है, भारत के अभिन्न हिस्से हैं और इन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, लद्दाख का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो भारत के भी सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी स्थान भारत का, ठीक है। 37°6' इसका अक्षांश जो अक्षांश संख्या है, अक्षांश मानक संख्या जो है 37°6' इंदिरा कॉल का, ठीक है। ये परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, वो भी इंदिरा ही है। कैसे? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी द्वीप जो है ग्रेट निकोबार, उसका दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जिसका मान जो है वो 6°4' माना जाता है, 6°4' अक्षांश, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लद्दाख के संबंध में। लद्दाख की महत्वपूर्ण नदियाँ, इनमें सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो तिब्बत में आता है। वहाँ मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो तिब्बत में स्थित है। वहाँ से ये लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख में फिर बहते हुए आगे जा कर के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है श्योक नदी, ठीक है, गिलगिट नदी, यह लद्दाख में सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यहाँ पर एक झील है पेंगोंग झील, पेंगोंग सो, उसे पेंगोंग सो कहा जाता है, पेंगोंग झील लद्दाख का एक महत्वपूर्ण झील, ठीक है। और उसी के पास में है गलवान घाटी, ठीक है, गलवान घाटी, गलवान वैली अभी वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है। चीन अनधिकृत तरीके से काफ़ी अंदर घुस गया था, ठीक है, और इस तरह से भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी और पेंगोंग सो जो है वो विवाद का एक कारण रहा है। तो अभी करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य झील है सो मोरारी, TSO, सो इसका प्रोनाउंसिएशन सो होता है, TSO का। सो मोरारी एक महत्वपूर्ण झील है लद्दाख का, ठीक है। अन्य तथ्यों में देखते हैं लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण नगर, लेह यह लद्दाख की राजधानी है, ठीक है, लेह लद्दाख की राजधानी। यद्यपि कारगिल में भी कुछ कार्यालय स्थापित हैं, ठीक है, जो मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं कारगिल। तो लेह, कारगिल ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। उसके अलावा गिलगिट है, बाल्टिक है, ये लद्दाख के कुछ प्रमुख नगर एवं शहर इत्यादि हैं। हैनले, लद्दाख के एक स्थान है हैनले, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेटरी। उसके अलावा लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। यह भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क में से एक है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी है काराकोरम पहाड़ी। काराकोरम पहाड़ी हिमालय पर्वत का ही उत्तरी विस्तार है, ठीक है। हिमालय पर्वत के इस तरह से 4 स्तर होते हैं। ट्रांस हिमालय जो सबसे उत्तर से दक्षिण यदि हम आते हैं, उत्तर से दक्षिण हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एवं शिवालिक हिमालय ऊंचाई के अनुसार, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का एक भाग है काराकोरम पर्वत, काराकोरम माउंटेन। काराकोरम माउंटेन में एक चोटी है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है, माउंट केटू जो है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया की? ऑब्वियसली सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। मानक रूप से उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर माना जाता है, यद्यपि उसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल से तिब्बत बॉर्डर की तरफ नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू 8,611 मीटर, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक है। 8,611 मीटर माउंट केटू लद्दाख में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में लद्दाख में कुछ और भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर लद्दाख में लद्दाख पहाड़ी है, जास्कर पहाड़ी है, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर पहाड़ी, ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोड भी गया हुआ है, 2 रोड है यहाँ पर, श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह की तरफ, और एक हिमाचल प्रदेश से कुल्लू मनाली से लेह के लिए रोड गया हुआ है। इसमें कुल्लू मनाली से लेह के लिए जो रोड गया हुआ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंची हाईवे में से एक है। ये पहले दुनिया का सबसे ऊंची हाईवे था, लेकिन तिब्बत में चाइना के द्वारा कुछ हाईवेज का निर्माण किया गया है जो और भी ज़्यादा ऊंची हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह हाईवे जो है वो दुनिया के सबसे ऊंची हाईवे में से एक है, ठीक है। तो ये लद्दाख के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लद्दाख का यदि हम बाउंड्रीज देखते हैं तो अधिकांश बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में है, भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में है। इधर लद्दाख के पूर्व में चाइना है, उत्तर में चाइना है, उत्तर के उत्तर पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का भी एक छोटा सा बॉर्डर है भारत के साथ में। लद्दाख में पाकिस्तान है इधर, ठीक है। अब लद्दाख के दक्षिण पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, और लद्दाख के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो ये लद्दाख के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ये पहले राज्य था, पहले ये राज्य था लद्दाख के रूप में संयुक्त रूप से, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर जिसका एरिया 54,434 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 54,434 वर्ग किलोमीटर, 54,434 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या जम्मू एंड कश्मीर का 1,25,41,302, 1,25,41,302 ये टोटल पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के अनुसार। स्थापना कब हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, एक यूटी के रूप में इसका स्थापना जो हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? उर्दू, कश्मीरी, ये मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जम्मू एंड कश्मीर में जो कृषि कार्य किया जाता है, खास करके एप्पल एंड सैफरॉन, सेव का और सैफरॉन यानी केसर का, ठीक है। सेव और केसर का उत्पादन ज़्यादातर होता है, खास करके कश्मीर घाटी में केसर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ का मुख्य फसल है। इसके अलावा ट्यूलिप जो फ्लावर होता है, ट्यूलिप फूल, इनका उत्पादन में जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रहा है, ठीक है। फूलों की खेती जम्मू एंड कश्मीर में आजकल ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है, राजधानी श्रीनगर है, और कुछ समय के लिए जम्मू भी जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी का कार्य करता है, खास करके शीतकाल में। शीतकाल में जब श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, अधिकांश क्षेत्र बर्फ से जम जाता है, तो जम्मू में भी राजधानी के कार्यालय संचालित किए जाते हैं, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर के लिए नेशनल हाईवे नंबर 1A गया हुआ है। यह नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है, ठीक है, हम अगले वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसे GT रोड कहा जाता है, उसी का ही एक विस्तार के रूप में है, जो जम्मू होते हुए श्रीनगर तक गया हुआ है, नेशनल हाईवे नंबर 1A, नेशनल हाईवे नंबर 1A, ठीक है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण स्थान जम्मू एंड कश्मीर में, वैष्णो देवी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, ठीक है, माता मंदिर है वैष्णो देवी। उसके अलावा अमरनाथ गुफा, बाबा बर्फानी गुफा के नाम से जाना जाता है, अमरनाथ गुफा जम्मू एंड कश्मीर का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। सोनमर्ग पर्यटन केंद्र है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जम्मू एंड कश्मीर के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं, ठीक है। उसके अलावा श्रीनगर के पास में डल झील है, डल झील पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र। डल झील जो कि विशेष प्रकार के नाव, विशेष प्रकार के बोट, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। शिकारा एक प्रकार के घर नुमा बोट है, हाउस बोट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, शिकारा, जो कि डल झील में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसके अलावा एक और बड़ा झील है वुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर में एक और बड़ा झील वुलर झील यहाँ पर है। वुलर झील भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील वुलर झील। खारे पानी का झील यानी सभी झीलों को यदि मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिलिका झील है, उड़ीसा स्थित चिलिका झील, लेकिन वो एक लैगून झील के रूप में है और खारे पानी का झील है, ठीक है, चिलिका झील।
उड़ीसा में स्थित है, वो सबसे बड़ा झील है, लेकिन ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज उलर झील। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर एक पहाड़ी है पीर पंजाल पहाड़ी। पीर पंजाल पहाड़ी में कुछ सुरंग इत्यादि भी बनाया गया है। जब परिवहन पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। चिनानी नासरी सुरंग बनाया गया है। जवाहर सुरंग एक पुराना सुरंग है। इनके बारे में और विस्तार से परिवहन पाठ के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो पड़ोसी, जो उसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, पड़ोस में कौन कौन है, सीमाएं किनके किनके साथ स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का पाकिस्तान के साथ, तो जम्मू एंड कश्मीर के यह पश्चिम में पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जम्मू एंड कश्मीर के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्व में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू एंड कश्मीर के दक्षिण में पंजाब की सीमा। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की सीमाएं इनके साथ स्पर्श करती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, झेलम नदी, ठीक है, चिनाब नदी एवं रावी नदी। झेलम नदी का उद्गम जो होता है वेरीनाग नामक स्थान से होता है। जब अपवाह तंत्र देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, भारत में अपवाह तंत्र, उसमें और विस्तार से देखेंगे। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रा जो है, बड़ा लाचाला दर्रा वो धौलाधर श्रेणी के आसपास है। ठीक है, यहाँ से होता है। यहाँ पर चंद्रा नदी और भागा नदी, ठीक है, चंद्र नदी और भागा नदी, दो नदियाँ बड़ा लाचाला के दोनों किनारे में बहती हैं और दोनों आपस में संगम करती हैं। और उसके बाद उस नदी का नाम चंद्र और भागा नदी संगम करते हैं, तब उस नदी का नाम चंद्रभागा नदी हो जाता है। और चंद्रभागा नदी ही जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है तब उसे चिनाब नदी कहा जाता है। और यह जम्मू एंड कश्मीर से आगे पाकिस्तान में चली जाती है और सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। और झेलम नदी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है और चिनाब नदी सतलज में जाकर के मिल जाती है और सतलज नदी सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, एक और नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो हुआ है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, रोहतास दर्रा। ठीक है, यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। रोहतास दर्रा, रोहतांग पास, सॉरी रोहतास नहीं है, करेक्शन कर लेंगे, रोहतांग पास। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी नदी फिर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है, फिर दक्षिण की तरफ बहती है और पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है पंजाब के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रावी नदी, ये एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में औद्योगिक विकास जो हुआ है वो खास करके ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ है। ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास जम्मू एंड कश्मीर में अधिक हुआ है और साथ ही साथ पर्यटन उद्योग का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अगला देखेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य। ठीक है, यदि एक प्रश्न यह भी बनता है कि उत्तर से प्रथम राज्य कौन सा है। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर से प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तर से प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश, जबकि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो एज ए स्टेट फर्स्ट नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नामकरण जो हुआ है वो हिम अंचल से हुआ है, यानी हिमालय पर्वत का विस्तार होने के कारण हिमाचल प्रदेश इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और साल भर ठंड पड़ती है, इसी कारण से हिमाचल प्रदेश इसका नाम पड़ा है। हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण पहाड़ी राज्य भी कहा जाता है, ऐसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड ये भी पहाड़ी राज्य हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका पूरा का पूरा एरिया, लगभग पूरा के पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण परिचय। आगे और भी देखेंगे हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या 68,64,602 2011 की जनगणना के अनुसार, 68,64,602। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुआ है? 25 जनवरी 1971 को स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में, एक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ है। यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, डोगरी एवं पहाड़ी।
हिंदी, डोगरी एवं पहाड़ी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कृषि कार्य, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि कार्य उतना ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं है, फिर भी कुछ पहाड़ी और ज़्यादा ठंड में उगने वाले कुछ फसलों का उत्पादन किया जाता है, खास करके फलों का उत्पादन, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण फल है एप्पल। सेब के उत्पादन के लिए अग्रणी है हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं भारत के, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य ये अग्रणी है सेब के उत्पादन में, ठीक है। बाकी अन्य जो फसलें हैं इनका उतना ज़्यादा विकास, इनका उतना ज़्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाता, कुछ फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों में चंद्र नदी, भागा नदी, चंद्रभागा नदी ये बताया जा चुका है। उसके अलावा ब्यास नदी एक महत्वपूर्ण नदी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का भी उद्गम होता है जो आगे जाकर के पंजाब में चली जाती है, ठीक है। और ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु के 5 सहायक नदियों में से ये भी एक नदी है। सिंधु के 5 सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है, पंचनद, ठीक है। तो पंचनद जो सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज, क्रम से उत्तर से दक्षिण, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज, इन 5 सहायक नदियों को, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पंचनद के नाम से जाना जाता है। इनमें से ब्यास नदी एक ऐसा, पंचनद में से एक ऐसी नदी है ब्यास नदी जिसका उद्गम भारत में होता है। अब भारत में ही, भारत के अंदर ही वो सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी वो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। बाकी सिंधु नदी स्वयं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी ये सभी नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, लेकिन ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। ये तथ्य भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। ब्यास नदी एक हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी। अन्य नदियों में देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम, ठीक है, तिब्बत में, चाइना के तिब्बत में राकस ताल के पास में इसका उद्गम हुआ है सतलज नदी का। और आगे जा कर के यह सिपकिल्ला, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है यहाँ पर सिपकिल्ला, सिपकिल्ला एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? दर्रा मतलब होता है एक पहाड़ी होता है, उस पहाड़ी के बीच में एक संकरी घाटी होती है, पहाड़ी के बीच में एक संकरी घाटी होती है जहाँ से लोग आवागमन कर सकते हैं, ठीक है, रोड इत्यादि बनाया जाता है, यानी पहाड़ी के बीच में एक मार्ग समझ सकते हैं। तो पहाड़ी के बीच में एक मार्ग को ही दर्रा या पास कहा जाता है। तो यहाँ पर एक दर्रा है सिपकिल्ला, ठीक है, सिपकिल्ला। सिपकिल्ला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। सतलज नदी पर ही आगे पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध से एक विशाल जलाशय, रिजर्वायर का निर्माण हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में इसका फैलाव अधिक हुआ है। इस रिजर्वायर को, इस जलाशय को गोविंद सागर जलाशय, रिजर्वायर गोविंद सागर कहा जाता है, गोविंद सागर जलाशय। इसी तरह से ब्यास नदी में भी एक बांध बनाया गया है, पोंग बांध, और इससे भी एक जलाशय का निर्माण हुआ है, पोंग जलाशय, जिसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध और उससे जो जलाशय बना है गोविंद सागर जलाशय, इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में अधिक है, ठीक है। तो ये सतलज नदी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब और कुछ महत्वपूर्ण केंद्र देखेंगे। शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और भारत के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में से एक, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में, ठीक है, देश विदेश से सैलानी या पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं शिमला। अन्य पर्यटन केंद्रों में मंडी है, कुल्लू है, ठीक है, और उसके अलावा धर्मशाला है। धर्मशाला दलाई लामा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है धर्मशाला, और साथ ही साथ एक पर्यटन केंद्र भी है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का सबसे मुख्य उद्योग जो है वो पर्यटन उद्योग है। साथ ही साथ यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी औषधि निर्माण उद्योग का भी विकास हुआ है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, औषधि निर्माण उद्योग का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अब पड़ोसियों के बारे में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में चीन स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में चीन, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर आगे यहाँ पर हरियाणा है,
ठीक है, यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ मैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो ये दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम भाग है, यहाँ पर हरियाणा स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब स्थित है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पंजाब स्थित है, ठीक है। तो और उत्तर में लद्दाख, उत्तर में कौन सा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, ठीक है, यहाँ पर चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा, उत्तराखंड राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा इसके पूर्व में चीन स्थित है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से धार्मिक केंद्र हैं, ठीक है। बहुत से धार्मिक केंद्र होने के कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, 1,86,292, 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 उत्तराखंड की कुल जनसंख्या। इसकी स्थापना कब हुआ है? ज़्यादा पुराना राज्य नहीं है उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, नवंबर 9, 2000 को उत्तराखंड का स्थापना किया गया है, उत्तर प्रदेश से अलग करके, विभाजित करके, ठीक है। और यह भारत का 27वां राज्य है। आप लोग याद करेंगे, सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। इन 3 राज्यों का स्थापना किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं जो हैं हिंदी, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के संबंध में कुछ तथ्य। अन्य तथ्यों में देखेंगे उत्तराखंड की नदियाँ। उत्तराखंड की नदियाँ, सबसे पहला यमुना नदी, ठीक है, यमुनोत्री से उसका उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री के पास से होता है और आगे जा कर के यह हरियाणा में और आगे जा कर के उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है। यमुनोत्री के पास इसका उद्गम होता है। गंगोत्री के पास से गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन उस समय यह भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार आएगा जो हम अपवाह तंत्र पाठ के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम, और भागीरथी नदी आगे जा कर के अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग नामक स्थान में, देवप्रयाग नामक स्थान में। और इस तरह से अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल करके गंगा नदी कहलाती है। आगे दोनों संगम होने के बाद देवप्रयाग का आगे यह गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रयाग हैं, उत्तराखंड में बहुत से प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं। इसे पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। पंच प्रयाग, संक्षेप में इसके बारे में हम देख लेते हैं। पंच प्रयाग क्या क्या हैं। सबसे पहला अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी ये दोनों विष्णु प्रयाग में संगम करते हैं, विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा नदी ये दोनों नंद प्रयाग में मिलते हैं, ये दोनों नंद प्रयाग में मिलते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी ये दोनों कर्ण प्रयाग में मिलते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है, केपी लिखा हुआ है यहाँ पर मैं, कर्ण प्रयाग में आपस में मिलते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और उसमें उत्तरी दिशा से मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। आरपी लिखा हूँ मैं यहाँ पर, देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग यहाँ पर। और फिर उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। तो इस तरह से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग एवं देवप्रयाग, इन 5 प्रयागों को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट में जाकर के ये गंगा नदी के रूप में एक विशाल महान नदी गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अन्य प्लेसेस में देखेंगे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नगर। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र भी है राजधानी। मसूरी एक पर्यटन केंद्र है,
ठीक है, उत्तराखंड का, और साथ ही साथ सिविल सर्विस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग इत्यादि का कार्य किया जाता है मसूरी में। ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल हरिद्वार। उसके अलावा यहाँ पर नैनीताल है। ठीक है, नैनीताल महत्वपूर्ण नगर और साथ ही साथ पर्यटन केंद्र अन्य और भी हैं, रुड़की है, ऋषिकेश है। ठीक है, कई पर्यटन केंद्र है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड में कृषि का विकास, खास करके इसका जो तराई प्रदेश है, यहाँ पर गन्ना इत्यादि की खेती और चावल की खेती की जाती है। ठीक है, बाकी अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। फलोत्पादन यानी फलों का उत्पादन, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। औद्योगिक विकास में देखेंगे तो पर्यटन उद्योग मुख्य उद्योग है उत्तराखंड का। साथ ही साथ यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, औषधि निर्माण उद्योग का भी विकास हुआ है। ठीक है, अन्य तथ्यों में उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क हैं जो फेमस हैं। कार्बेट नेशनल पार्क, यह एक टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी है। कार्बेट नेशनल पार्क भारत की सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क प्राचीनतम नेशनल पार्क भारत का। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, और उसके अलावा फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल इत्यादि हैं। यहाँ पर एक और नदी भी बहती है, काली नदी, जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है उत्तराखंड में स्थित काली नदी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पड़ोसियों के संबंध में देखेंगे तो उत्तर और उत्तर पूर्व से चीन से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इधर पश्चिम भाग में दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और जो पूर्वी भाग है, पूर्व और दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का जो पड़ोस में नेपाल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व और दक्षिण पूर्व में नेपाल स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी, ठीक है। तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र का जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में हम संक्षेप में देखें। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से फिर आगे और बढ़ता जाएगा। फिर अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में देखेंगे। ऐसे करके हम आने वाले वीडियोज़ में जो 6-7 वीडियो हो सकता है, उसमें हम भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही जाकर के हम भारत के भूगोल का पहला पार्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।